नमस्कार दोस्तों, आज हम विसर्ग संधि लेके आए हैं। तो देखो, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन होगा या जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में विसर्ग संधि है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है उत्व संधि, नंबर 2 ऋत्व संधि और नंबर 3 सत्व संधि। इनकी एक पहचान है कि उत्व संधि में विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? ऊ। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? ऊ। और ऋत्व संधि में विसर्ग के स्थान पर होता है रू या रे। और सत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे होता है से। विसर्ग के स्थान पे होता है से। तो अगर हम एक पहचान के तौर पे देखें, एक पहचान करनी है हमें एक शब्द में, तो अगर विसर्ग के पूरे एक शब्द में अगर ऊ मिल जाता है हमें, तो वहाँ पे करना हमें उत्व संधि, और जहाँ पे हमें रू मिल जाता है या रे मिल जाता है वहाँ पे करनी ऋत्व संधि, और जहाँ पे से मिल जाता है वहाँ पे करनी हमें सत्व संधि। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं उदाहरण सहित। तो नंबर 1 है हमारी उत्व संधि। नंबर 1 है उत्व संधि, उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि के 2 नियम हैं। एक तो नियम है कि विसर्ग के बाद में होना चाहिए ए, अश्व ए, और विसर्ग से पहले भी क्या होना चाहिए? ए। विसर्ग के बाद में ए और विसर्ग से पहले भी ए। तो हमें क्या करना है? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ। और जो बाद वाला ए है इसकी जगह हो जाएगा अवग्रह। इसे क्या बोलते हैं? अवग्रह। तो बाद वाला जो ए है इसका तो हो जाएगा अवग्रह, और विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा ऊ। बाद में जो ये ए है पहले वाला, ए और ऊ दोनों मिलकर के हमने गुण संधि पढ़ी थी। गुण संधि में ए के बाद में ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। तो देखो, हमें विसर्ग के स्थान पे ऊ होगा पहले, और फिर ऊ और ए दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा, और जो बाद वाला ए है इसके स्थान पे अवग्रह हो जाएगा। जैसे देखो उदाहरण सहित देखते हैं हम। केह प्लस अपी। तो देखो विसर्ग से पहले के में क्या है? ए, और विसर्ग के बाद में ये क्या है? ए। हमारा नियम यहाँ से जो नियम है वो नियम यहाँ पे लागू हो गया। तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या करना है? ऊ, और इस ए की जगह हमें करना है अवग्रह। क्या करना है? अवग्रह। और ये पहले वाला ए है ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ए और ऊ दोनों में संधि हो जाएगी, और दोनों की जगह क्या हो जाएगा? ओ। और इधर अवग्रह तो है ही है, और फिर वो पी, और इधर आधा के। भाई ए तो हमने यहाँ ले लिया और दोनों मिलकर के ओ हो गया, तो ये के हम तीनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा को अपी। क्या हो जाएगा? को अपी। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है सिबह प्लस अर्च। सिबह प्लस अर्च। तो यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले यहाँ पे है ए, और यहाँ पे भी आगे ए। नियम हमारा ये लग गया। तो ए की जगह हो विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा हमारा ऊ, और आगे है ए, और इधर जो ये ए है इसका हो जाएगा अवग्रह। यहाँ पे ए और ऊ दोनों के स्थान पे हम कर देंगे ओ, और इधर क्या है? अवग्रह और अर्च। और इधर हमारा क्या बच गया? यहाँ से आधा ले लिया, ए तो ले लिया हमने, तो जो बे है वो हलंत बे बच गया। सी और हलंत वे। अब हम तीनों को अगर जोड़ देंगे
तो हमारा हो जाएगा शिवो अर्च, शिवो अर्च है। तो एक नियम तो हमारा ये हुआ कि विसर्ग से पहले भी ए होना है, और अगर विसर्ग के बाद में भी ए है तो हमें विसर्ग के स्थान पे ऊ कर देंगे और ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा। तो ये हमारा, और फिर जो बाद वाला ए है इसका अवग्रह हो जाएगा। और ये हमारा जो उत्तर संधि का पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम है हमारा ये कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो या है, ये, वे, रे, ले, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या है, ये, वे, रे, ले, तो हमें क्या करना है, विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा ऊ, विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन कर देंगे हम ऊ, और ए बच जाएगा, ए प्लस ऊ, फिर दोनों में संधि हो जाएगी, दोनों के स्थान पे फिर हो जाएगा ओ। और बाद में हमें इन वर्णों में से कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम उदाहरण सहित देखें, मन है प्लस हर है, विसर्ग यहाँ से ले लिया हमने, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में है, जो कि हमारे नियम में लागू है। विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या कर देना है, ऊ, और ये तो ए है, ये इधर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों के स्थान पे फिर संधि हो जाएगी, दोनों के स्थान पे हो जाएगा ओ। इधर हो गया हमारा हरे बच गया, इधर हो गया हमारा मैं और हलंत ने। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मनोहरे, मनोहरे। ये हमारा दूसरा नियम है। और इसका एक उदाहरण देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सर है प्लस जे, विसर्ग, विसर्ग से पहले देखो रे में है ए और इधर भी क्या है, जे, तो विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या है, जे, जे का मतलब तीसरा वर्ण, जे का मतलब चे, छे, जे तीसरा वर्ण है। तो हमारा नियम लागू हो गया, और नियम लागू हो गया तो हमें विसर्ग के स्थान पे करना है ऊ, और ये ए बच ही जाएगा इधर इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ए प्लस ऊ दोनों में संधि हो जाएगी, दोनों के स्थान पे हम कर देंगे ओ। इधर हमारा बच जाएगा से और हलंत रे, इधर बच जाएगा जे, तो हमें इन तीनों को जोड़ देंगे तो सरोज बन जाएगा, सरोज। ये हमारी उत्त विसर्ग संधि है। इसके ये दो नियम हैं, दोनों नियम हमने उदाहरण सहित देखे। अब हम अगली संधि देखेंगे, रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि, इसका हम नियम देखेंगे। देखो इसका नियम है, अभी हमने देखा उत्त विसर्ग संधि। उत्त विसर्ग संधि में तो था हमारा विसर्ग, विसर्ग के बाद में ए और विसर्ग से पहले ए, ये हमारा किसमें था, उत्व में। अब देखो रुत्व में क्या है, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, ए को छोड़कर अन्य स्वर, ए को छोड़कर अन्य स्वर। यहाँ पे क्या था, ए, और अगर ए आ गया तो उत्व हो जाएगी, और ए नहीं है, ए को छोड़कर और कोई सा भी स्वर है तो हमारा कौन सी संधि होगी, रुत्व विसर्ग संधि। तो विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और इधर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या है, ये, वे, रे, ले। अगर ये हो तो हाँ, ये और इसके अलावा कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या है, या, वे, रे, ले, या फिर कोई भी स्वर, तो हमें क्या करना है, विसर्ग के स्थान पे हम कर देंगे रे। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे। जैसे देखो संधि विच्छेद देख करते हैं अपन, उदाहरण देकर समझते हैं
कि पितु प्लस ग्रहम, तो विसर्ग से पहले क्या है ऊ, और विसर्ग के बाद क्या है गे, विसर्ग के बाद क्या है गे। देखो हमारा नियम लग गया, पहले ए नहीं है, ए को छोड़कर कोई सा भी स्वर है, इसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा वर्ण हो गया हमारा, तो हमारा नियम लागू हो गया। तो नियम लागू हो गया तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या करना है रे। इधर क्या हुआ पूरा पितु, इधर है ग्रहम, और हम तीनों को जोड़ देंगे तो ये व्यंजन है, व्यंजन हमेशा पिछले वाले में जाकर जुड़ता है, तो हो गया हमारा पितुर ग्रहम, पितुर ग्रहम। ऐसे दूसरा उदाहरण देखो, यजुः प्लस वेदः, विसर्ग से पहले है ऊ और विसर्ग के बाद है वे यानी कि ये हमारा इसमें शामिल हो गया। तो विसर्ग के स्थान पे क्या करना है हमें रे। इधर बच गया यजु, इधर है वेद, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद। ये उदाहरण देखो तीसरा, धनु प्लस धरे, विसर्ग से पहले उ और विसर्ग के बाद में धे, तो धे देखो हमारा ते थे दे धे, चौथा वर्ण आ गया, तो चौथा वर्ण इसमें शामिल है, तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या करना है रे, विसर्ग के स्थान पे क्या करना है रे। तो इधर क्या बचा धनु, इधर धर, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा धनुर्धर। अब एक उदाहरण और, प्रकृति प्लस एवः, तो यहाँ पे विसर्ग से पहले है ई और विसर्ग के बाद में है ए। विसर्ग से पहले ई मतलब ए को छोड़कर कोई सी स्वर हो तो हमारा ई है, और विसर्ग के बाद में हमने नियम में है कि कोई सा भी स्वर हो तो विसर्ग के बाद में क्या है ए, तो हमें इस विसर्ग का क्या कर देंगे रे। इधर क्या बचा प्रकृति, इधर है एव। अब देखो ये रे इधर तो जुड़ेगा नहीं, पीछे जाके जुड़ेगा, तो रे में ए जुड़ेगा तो रे हो जाएगा प्रकृति रेव, प्रकृति रेव। ये हमारी ऋतु विसर्ग संधि हुई, हमने इसके उदाहरण देखे। अब हम अगली संधि देखेंगे, वो है हमारी सत्व विसर्ग संधि। ये सत्व विसर्ग संधि के नियम देखते हैं अब हम कि सत्व विसर्ग संधि, इसमें इसका जो मेन नियम है वो है विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, दूसरा वर्ण हो या से, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो, तो हमें क्या करना है विसर्ग के स्थान पे ये से कर देना है। विसर्ग के बाद में पहला वर्ण या दूसरा वर्ण या से, इनमें से कोई सा एक वर्ण होता है तो हमें विसर्ग के स्थान पे ये से कर देंगे। या उदाहरण से समझते हैं, नमः प्लस ते, तो यहाँ देखो विसर्ग से पहले तो ए है, लेकिन विसर्ग के बाद में उधर ए नहीं है, तो हमारा इससे ऐसे कोई मतलब नहीं। विसर्ग के बाद में क्या है ते, विसर्ग के बाद क्या है ते, तो हमें ते कौन सा वर्ण हो गया पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण है हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा नियम इसमें लग गया या फॉलो होता है नियम, तो हमें विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा से। इधर क्या बचा नमः और इधर क्या है ते, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नमस्ते। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हरिः प्लस चंद्र है,
तो यहाँ पे देखो विसर्ग, विसर्ग के बाद है चे, विसर्ग के बाद चे, तो चे भी कौन सा है, वर्ग का पहला वर्ण। इधर विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे हम, से। इधर क्या है, हरि, इधर है चंद्र। हमने सचुत्व संधि देखी, सचुत्व व्यंजन संधि। सचुत्व व्यंजन संधि में था कि से या तय वर्ग के बाद ये शे या चे वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो इस से का ये से हो जाता है और तय वर्ग का चे वर्ग हो जाता है। तो ये देखो से के बाद में चे हो गया तो इस से का क्या हो जाएगा, शलगम वाला से हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्र जोड़ेंगे तो हो जाएगा हरीशचंद्र। फिर देखो तीसरा उदाहरण, कह प्लस चित, विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या है, चे, विसर्ग के बाद क्या है, चे, चे भी कौन सा है, वर्ग का पहला वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, शे। इधर क्या बचा, के, इधर है चित। सचुत्व, वही सचुत्व व्यंजन संधि। सचुत्व व्यंजन संधि का जो नियम है वो से या तय वर्ग के बाद में से या चे वर्ग हो तो इस से का शलगम वाला से हो जाता है। तो इस से का क्या हो जाएगा, शलगम वाला से। इधर है के, इधर चित, तो पूरा जो तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कश्चित। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो दो दो संधि हो रही हैं, एक ही शब्द में दो दो संधि हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले जो संधि होती है वही करनी होती है और उसको ही जो एग्जामिनर होता है उसको ही मान्य करता है। अगर जैसे हमने यहाँ पे संधि विच्छेद किया कह प्लस चित तो हमें संधि करनी पड़ेगी यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि। और अगर हम संधि विच्छेद करते हैं कस, कस प्लस चित, संधि विच्छेद यहाँ पे करते हैं हम कस प्लस चित, तो हमारा संधि का नाम होगा सचुत्व संधि, सचुत्व व्यंजन संधि। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं कस प्लस चित तो हमें संधि का नाम लिखना पड़ेगा सचुत्व व्यंजन संधि। तो हमारा ये भी सही है, एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता। और अगर हम करते हैं कह प्लस चित तो हमें संधि का नाम लिखना पड़ेगा सत्व विसर्ग संधि। तो हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि कश्चित, केवल एक प्रश्न आता है कि कश्चित, कश्चित में कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछता है, तो हमें कश्चित में अगर हम संधि करते हैं सचुत्व व्यंजन संधि तो हमारी गलत मानी जा सकती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जो पहली संधि होती है उसको ही मान्य करता है। तो सबसे पहली संधि कश्चित में होती है सत्व विसर्ग संधि, कह प्लस चित, उसके बाद बनता है कस प्लस चित, तो बाद में होती है सचुत्व व्यंजन संधि और पहले होती है सत्व विसर्ग संधि। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जो एग्जामिनर होता है सबसे पहले जो संधि विच्छेद होता है उसको ही मान्य करता है। तो ये तुम्हारा जो डाउट है कि इसमें दो दो संधियाँ हो रही हैं, अगर प्रश्न आ जाता है हम किसको मान्य करेंगे, तो ये क्लियर है आपका कि अगर प्रश्न आता है तो हमसे जो सबसे पहली संधि होती है उसको ही मान्य करता है। तो ये आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हुई और हमारा जो पूरा संधि का टॉपिक है वो भी ख़त्म हुआ। और आपको अगर ये पूरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।